दुआ कर तेरे अब्बा को आज दिहाड़ी मिल गई हो, रात सालन बनाऊंगी। हसना ने बच्चों को रोज वाला लारा दिया। चल अम्मा, अंडा ही भून दे। बेटे ने भी फरमाइश की। तेरे बाबा का मुर्गी फार्म है क्या? अंडा मुफ्त मिलता है, वो उकता कर बोली। प्रिया की अम्मा रोज सुबह उसे उबला हुआ अंडा देती है खाने को। बेटी के लहजे में हसरत ही हसरत थी। अरे रोज अंडा कोई खाने की चीज है क्या? गर्म होता है उबला अंडा, अंदर गर्मी हो जाती है, आंखें पीली पड़ जाती है। हसना ने बहलाया। कोई नहीं अम्मा। बड़ी बेटी ने मुंह बसवरा। आराइयों की ज़ैनब के हाथ से पैसे ले आ, सिलाई के कल सूट जो सिलाई करके दिया है इसके अंडा बना देती हूँ फिर। हसना ने बेटी को पुचकारा। वो आस की डोर थामे भागती हुई गई। चंद ही मिनटों में मायूस लौट आई। वो कहती है सूट सही नहीं सिलाई किया, फिटिंग नहीं ठीक, गला पीछे को जाता है, आके बैठ के ठीक करवाती हूँ, फिर पैसे भी दूंगी। चलो वो जो पैसे देगी इससे शाम को अंडा बना दूंगी, अभी खा लो। सारे लोग सालन के साथ रोटी खाते हैं और एक हम हैं, कभी प्याज तो कभी चीनी। आ जाओ प्याज भून देती हूँ। अम्मा ने उपलों को चूल्हे में डाला, तवा रखा, 2-4 कतरे तेल डाला, सख्त मिर्च और कतरी प्याज डालकर थोड़ा सा भूना। प्याज नरम हुई तो तवा नीचे उतारा, आधी आधी रोटी तीनों बच्चों को थमाई और अपनी भूख के ऊपर ममता का भारी पत्थर रखा। बच्चे खुश हो गए। अफजल शाम को मायूस और खाली हाथ लौटा। दिहाड़ी मिली ही नहीं। 2 घंटे मजदूर मंडी में खड़ा रहा, फिर नंबरदारों के हाथ चला गया, पर वहां भी कोई काम नहीं था करने को। 13वां महीना चल रहा है। अफजल चारपाई पर लेटा। हमारा तो सारा साल ही 13वां महीना रहता है। हसना बड़बड़ाए। ऐसे ही लेट गए हैं। रोटी तो खा ले, जो काम ना करे इसका रोटी पे भी कोई हक नहीं। आंखों पर बाजू रखे वो बेबसी से बोला, सारा दिन वीले रहूं चाहे जुते रहूं, पेट को उसकी क्या परवाह, से खाना चाहिए। हसना शौहर को प्यार भरी नजरों से देखती नरमी से बोली, क्या पकाया था? इसका अंदाज मुजरिमों का सा था। सलामी के पैसे आए थे, सोचा खर्चा क्या करना, सालन रोटी का, जरा सा बेसन मंगवाया था, प्याज मिर्च डालकर गूंद कर रोटी पका ले, साथ पुदीने की चटनी बना ली थी। अरे वाह, बच्चे तो खुश हो गए होंगे। अफजल ने सताइशी निगाहों से बीवी को देखा। गरीबों के बच्चे हैं, जरा सी चटनी से ही खुश हो गए। अमीरों के तो थे नहीं कि 10 खाने आ गए हों तब भी नहरे। हसना के लहजे में ना चाहते भी कड़वाहट उतरे। अच्छे दिन आएंगे, हौसला रखो। अफजल ने नवाला मुंह में रखते हुए कहा, दिन तो ये भी अच्छे हैं, बाकी मजदूर अमीर होने और मालिक बनने से तो रहे। हसना कनात पसंदी से बोली। सोए हुए बच्चों कर दुआओं से नवाजा, नजरें बड़ी बेटी मुबैना पे रुकी। 8 साल उम्र हो गई थी, मगर अभी तक ढंग का सूट नसीब नहीं हुआ था। कभी आधा पूना पेट भरता, बेशतर वक्त खाली ही रहता, बुनियादी जरूरत भी ना पूरी हो पाती थी। मुबैना की शादी तो मैं किसी अमीर शख्स से करूंगी, जिसका किचन अनवा व अक़साम के अनाज से भरा हो, पेट भर के खाना, उसकी हर जरूरत पूरी हो, अधूरी ख्वाहिश नहीं। खुद हसना की जिंदगी तो घिसट घिसट कर गुजर रही थी। मुबैना की जिंदगी अच्छी चले, उसकी शादी करते इसने लड़के का चलता कारोबार देखा। लड़का खास खूबसूरत ना था, मगर दही और दही पकौड़े का कारोबार खूब चलता था। अपना जाती पक्का घर था। इसकी रुखसती के समय हसना की सांस आसूदा हाल थी।
कानों में झुमका डालती मुबैना ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे से नजर आते शौहर को देखा। सफेद कलफ लगे करता शलवार और सियाह पेशावरी चप्पल में वो बिल्कुल तैयार था। मगर और लोग नहाने से पहले भी शायद इतने खोजे ना हो जितना सरफराज तैयार होकर लग रहा था। रंग तो पक्का था ही, नैन नक्श भी फैले हुए थे। तकरीबात में मुबैना सरफराज के साथ जरा कम ही बैठती, हर देखती निगाह उसे तमस्खुर उड़ाती हुई महसूस होती। दौलत कई एक दाग मिटा देती है पर बदसूरती नहीं। शौहर कितना ही सिख देने वाला हो, जब इसकी तरफ देखने को जी ही ना चाहे तो सिख कहाँ होंगे। नन्द की बेटी की शादी से वापसी पर वो उम्मी की तरफ चली आए। मुबैना ने गोद में उठाई इश्वा माँ की गोद में डाली और हील उतारने लगी। सरफराज नहीं आए। हसना ने इश्वा की बलाएं लेते हुए पूछा। नहीं आए। मुबैना ने मोड़कर देखा। वो कह रहे हैं कुछ काम है, वापसी पर आता हूँ। इसने अंदर आते हुए बताया। क्या खाओ पियोगी? फिलहाल तो कुछ नहीं अम्मा। अपना कोई सूट दे दे, मैं चेंज करूंगी। मुबैना बेजारी से ज्वेलरी उतारते हुए कह रही थी। अम्मा का सूट और भाई की चप्पल मैके की, दो इंतहाई आरामदेह अशिया मुबैना पुरसुकून थी। शाम अब्बा आए तो उसे देखकर खुश हो गए। मुबैना अब्बा से मिलते ही उदास हो गई। फटी एड़ियां, मैले कटे फटे झुर्रियों ज़दा हाथ, फिर भी मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराहट भी ऐसी के झुर्रियों की भूल भलियों में गुम हो जाती। अब्बा मत क्या करे मेहनत, अब ये उम्र है क्या मजदूरी की। अनस बड़ा हो गया है। सरफराज ने भी मुझे मना नहीं किया अब लोगों से खर्च करने से। अब्बा के बाजू पे लेटी वो शको कुना थी। अरे तेरी माँ के इताब से बचने को जाता हूँ दिहाड़ी पे, वरना उसकी अगले महीने से नौकरी लग रही है। और सरफराज पराए बेटे का पैसा हम खुद पर क्यों खर्च करें भला। अम्मा पानी का गिलास लिए आई। अब्बा ने नर्म मुस्कुराहट से गिलास थामा। मुबैना ने बगौर दोनों को देखा। जिंदगी ने उन्हें सहल किया होता तो दोनों अपने वक्त के खूबसूरत तरीन और जाजिब नजर बुढ़ापा लिए होते। दोनों एक साथ बहुत बचते, पूरे एतमाद के साथ कहीं इकट्ठे जाते। और मुबैना कहीं भी जाना होता पहले कितनी बार तो सोचती। लोग एहसास दिलाते, बावर करवाते, यहाँ तक कि जान को आ जाते। हसना ने रिश्ता देते सरफराज का पैसा देखा है, अल्फाज कानों के अंदर निश्तर बन के घुसते और दिल छलनी कर आते। हाँ भाई, अगर पैसा भी देखा तो फिर क्या। जिंदगी मुबैना की, फैसला हसना का, तुम लोगों को क्या। वो क्यों ना एतराज करें। ज़ुबानें जो सांप का रूप धारे कुंडली मारे मुन के अंदर बैठी हैं। जहर उंडेलना और किसी की जिंदगी जहर करना फर्ज ख्याल करती हैं। जिंदगी में सब कुछ बातिन ही नहीं होता, जाहिर भी कुछ होता है, और आजकल तो सब कुछ जाहिर ही होता है। शक्ल भी देखनी चाहिए। इश्वा की शादी करते करते वक्त में मर्द की शक्ल देखूंगी, और शक्ल व सूरत तो जरूर ही देखूंगी। मुबैना का अज़्म पुख्ता था। ज्वाइंट फैमिली में रहने का इश्वा को शौक था, इतना ही इसके लिए वबाल बुनती जा रही थी। ऊपर से अदील का रवैया, ना किसी बैठे को देखता ना महफिल, गुस्सा आया नहीं और जुबान फराटे भरती गुस्से का जहर निकालती जाती। गुस्सा सयाल बनकर इश्वा के दिल को लबालब भर देता। अदील को गुस्सा ज्यादा आता और इश्वा की आदत बात दिल में रखने की थी। अदील को नॉर्मल होने के लिए चंद मिनट दरकार होते, जबकि इश्वा को दिनों लगते। पहले वो अकेली थी, अदील को गुस्सा करने का जवाब कम ही मिलता, मगर जब से जाशा आई थी काम बढ़ गए थे। यूं लगता वक्त कम हो गया है। आ तो वक्त पे चाय दीनी नहीं और दो तो यख ठंडी। अदील ने जोर से कप फेंका।
जाशा का फीडर गर्म करती इश्वा घबराकर पलटी। इसकी देवरानी ने मुस्कुराहट रुख बदल के छपाए। अंदर आती सास ने तंजिया देखा। कप में चाय निकाली ही थी कि जाशा रोने लगी। इसे अंदर से उठा के लाई और कप टेबल पर रखा। अब भी थोड़ा लेट हो गए सो ठंडी हो गई। कहानियां मत सुनाने बैठ जाया करो। अदील ने इसकी बात काटी और बना दूं। कंधे पे हम कुत्ती जाशा को थपकुत्ती इश्वा शर्मिंदगी से बोली बना दो और पीछे ऑफिस में ले आओ। नाश्ता छोड़ के उसे भिगो के मारता अदील हेलमेट लिए गेट से निकला। चची अब चाय बनाए, मैं यूनिवर्सिटी जाते आपको चाचू के ऑफिस छोड़ता जाऊंगा। काशी ने भी मजाक बनाया। रश्वे चुपचाप जाशा को उठाए अंदर आए। थपक थपक कर सिलाया और सफाई करने बैठ गई कि अदील को एक जर्रा भी गर्द का नजर आ जाता तो आसमान सर पर उठा लेता था। इससे लगता था वो जिंदगी गुजार नहीं रही बल्कि जिंदगी उसे भगा रही है। वो थकी हुई और हांफती हुई फुर्ती थी। बेड क्राउन पर कपड़ा फेरती वो साइड टेबल की तरफ आई। इसकी और अदील की वलीमा की तस्वीर थी। वो बगौर देखने लगी। कितना खूबसूरत था अदील। देखने वाले का दिल मुलेता था और साथ रहने वाले का दिल साड़ के रख देता था। ऐसी खूबसूरती का भी क्या फायदा कि जिसे देखे महीनों बैठ जाएं। बातिन की स्याही जाहिर पे फिरी हुई हो। खुद इश्वा के बाबा जरा भी खूबसूरत नहीं थे, मगर उसकी मामा को उन्होंने फूलों की सेज मुहैया हुई थी। गुस्सैला मर्द व औरत की सारी खुशियां रंग निगल जाता है और इसे बदरंगी बदमिजाज औरत में बदल देता है। ऐसी औरतें कुदरती रोबोट होती हैं। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और इंसान तो हरगिज नहीं। इंसानों का मुकम्मल होना ऐसा जरूरी भी नहीं। जरूरी तो दर हकीकत साथ होता है जो रिश्तों को मुकम्मल करता है और इंसानों को भी। मर्द को बड़ा ज़फ़ और हाकिमाना रवैया वदियत किया गया है। औरत को बात मनवा लेने की ताकत, उनका दुरुस्त इस्तेमाल ही दर हकीकत मियाँ बीवी के रिश्ते को मुकम्मल करता है। बाकी तो सब आर्जी है।